हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पी ब्लॉक की इंट्रोडक्शन हमने कल पढ़ ली थी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन। यानी कि पी ब्लॉक के नाइट्रोजन फैमिली हमने शुरू करा था कि नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स जो हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके और उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना है। तो नाइट्रोजन की फैमिली के जो मेंबर्स हैं ये EH3 नाम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ई जो है वो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ हो सकता है। जैसे NH3 अमोनिया इसे कहते हैं, PH3 को फॉस्फीन, ASH3 को आर्सिन कहा जाता है, SBH3 को स्टाइबिन कहा जाता है, BiH3 को बिस्मथीन कहा जाता है। BiH3 को बिस्मुथीन कहा जाता है, BISMUTHINE। ठीक है। इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत सिंपल है। उसमें सेंटर में हमने ई लिख दिया। ई मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ कुछ भी हो सकता है और ये तीन हाइड्रोजन के साथ अटैच है और यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब तीन इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम ने, यानी कि नाइट्रोजन या फास्फोरस या आर्सेनिक या एंटीमनी या बिस्मथ ने अपने तीन इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिए और एक जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस शेप को हम क्या कहते हैं? पिरामिडल कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसमें कौन सी होती है? sp3 होती है। बॉन्ड एंगल इनके डिफरेंट होते हैं। अमोनिया का बॉन्ड एंगल 107.8 डिग्री है, फॉस्फीन का 93.6, आर्सिन का 91.8, 92 याद कर सकते हो, स्टाइबिन का 91.3, 91 याद कर सकते हो, बिस्मिथिन का 90। तो डिग्री, तो इनके बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज करते हैं। तो अब बॉन्ड एंगल क्यों डिक्रीज करते हैं? जब हम नीचे जाते हैं, नाइट्रोजन से, फास्फोरस से, आर्सिन से, एंटीमनी से बिस्मिथीन पे जाते हैं, तो इनके ये जो सेंट्रल एटम है जिनको मैंने रेड लाइन करा है, इनका साइज इंक्रीज करता है। जब इनका साइज इंक्रीज करता है तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है, तो वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। तो अट्रैक्ट नहीं कर पाते तो रिपल्शन नहीं होती, तो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। अगर वो अट्रैक्ट कर पाते होते तो इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर था यहाँ पे हो जाना था, ई के आसपास हो जाना था, तो रिपल्शन बहुत हो जानी थी। तो रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड एंगल जो था वो क्या करना था, इंक्रीज कर जाना था। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाता। अगर किसी को नहीं पता चला तो मैं बता देता हूँ, जस्ट वेट अ मोमेंट। लीजिए, +1 का है ना काम, एक्चुअली काम तो +1 का है ना। ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये फास्फोरस है। ठीक है। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी, तो रिपल्शन जो है वो भी इंक्रीज करेगी, तो एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल जो है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब फास्फोरस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाता। तो ये इलेक्ट्रॉन का जो शेयर्ड पेयर है, जैसे यहाँ पे डेंसिटी बहुत इंक्रीज कर गई थी, यहाँ पे डेंसिटी इतनी इंक्रीज नहीं कर गई, तो ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पास आने की वजह से क्या होगा कि फास्फोरस जो है उसमें ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे बॉन्ड,
ठीक है, तो बॉन्ड एंगल जो है क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू लेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड phosphorus and less bond pair repulsion. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है एक तो वो डिक्रीज कर गई है फॉस्फोरस के आसपास, तो जो बॉन्ड पेयर हैं वो एक दूसरे को रिपेल नहीं करेंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। ये हम 11th स्टैंडर्ड में बहुत बताते हैं। तो इस तरह से बॉन्ड एंगल जो है वो इनके क्या कर गए, डिक्रीज कर गए। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस, क्लियर, ओके। रीज़न लिखा हुआ है मैंने तो, पर मैंने डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन कर दिया ना, बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो ये एक्सिस जो है बॉइलिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज़ अमोनिया और अमोनिया के मॉलिक्यूल आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अमोनिया का मॉलिक्यूल एक एसोसिएटेड मॉलिक्यूल, लार्जर मॉलिक्यूल होता है, तो उसको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट होता है, तो इनको बॉयल करना डिफ़िकल्ट होता है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन से फास्फोरस पे, अमोनिया से फॉस्फिन पे आते हैं, ये अमोनिया था, अब ये फॉस्फिन है, तो एकदम से डिप आ गया। अमोनिया से फॉस्फिन पे गए तो डिप आ गया। डिप इसलिए आ गया कि फॉस्फिन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं शो कर पाता। जैसे अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, फॉस्फिन नहीं शो कर पाता, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत डिक्रीज कर गया। उसके बाद फिर से इंक्रीज करना शुरू कर गया, फिर से इंक्रीज करना शुरू कर गया। उसका रीज़न अब क्या है, फास्फोरस के बाद जो आर्सेनिक है उसका साइज़ बड़ा है, तो इसमें वॉन्डरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। एंटीमनी का साइज़ जो है वो आर्सेनिक से भी बड़ा होता है, तो स्टाइबिन का जो मॉलिक्यूलर मास है और इसका जो साइज़ है आर्सिन और फास्फिन के कंपेरेटिवली और भी ज़्यादा हो जाता है। वॉन्डरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज करती हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो और इंक्रीज कर जाता है। बिस्मिथिन में भी साइज़ और बड़ा हो जाता है, वॉन्डरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करती हैं, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज करता है। तो एज ए रिजल्ट सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका हुआ, फॉस्फिन का, उसके बाद आर्सिन का, उसके बाद अमोनिया का, फिर स्टाइबिन और बिस्मिथिन का ज़्यादा है, इनसे भी ज़्यादा है। इस तरह से बॉइलिंग पॉइंट आपने एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है, गॉट इट बच्चा, क्लियर है, ओके। आगे चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट भी इसी प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द रीज़न कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फॉस्फिन का कम है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करते हैं। पर अल्टीमेटली फॉस्फिन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है, फिर आर्सिन का है, फिर स्टाइबिन का है, फिर किसका है, अमोनिया का है। तो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के अगर आप ये रखा मैंने ऐसे, ये बॉइलिंग पॉइंट के इस तरह से इंक्रीज कर रहा है, फास्फिन फास्फिन, आर्सिन आर्सिन। पर यहाँ पे जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें अमोनिया स्टाइबिन बिस्मिथीन है, इसमें स्टाइबिन और अमोनिया है। मतलब ये इसमें थोड़ा सा क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है, ठीक है। आगे मैं इनके थर्मल करेक्टर, रिड्यूसिंग करेक्टर और बेसिक करेक्टर को डिस्कस करने जा रहा हूँ। मैंने ये इनको ग्रुप में ही लिखा है, अमोनिया, फास्फिन, आर्सिन, स्टाइबिन, बिस्मिथिन। जैसे जैसे नीचे जाते हैं, जैसे बिस्मिथ पे चले गए, बिस्मिथ का साइज़ बड़ा है। बिस्मिथ का साइज़ बड़ा होने की वजह से बिस्मिथ और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी।
नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो छोटे बॉन्ड को ब्रेक करना ईज़ियर है कि बड़े को? बड़े को ब्रेक करना ईज़ियर है। तो जब हम इनको हीट करेंगे, तो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या करेगी? डिक्रीज़ करेगी। यानी बिस्मुथिन को ब्रेक करना, बिस्मुथिन के हीट करने के बाद बिस्मुथिन में बिस्मुथ और हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक करना आसान है और एज़ कंपेयर टू नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के। ठीक है? तो इसका मतलब कि अमोनिया हाइड्रोजन इतनी जल्दी नहीं रिलीज़ करेगा और फॉस्फीन थोड़ा जल्दी रिलीज़ कर देगा, आर्सिन थोड़ा और जल्दी हाइड्रोजन रिलीज़ कर देगा, स्टाइबिन और जल्दी रिलीज़ कर देगा, बिस्मुथिन हाइड्रोजन बहुत जल्दी रिलीज़ कर देगा। जो हाइड्रोजन बहुत जल्दी रिलीज़ करता है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसका मतलब ऊपर से नीचे रिड्यूसिंग करैक्टर जो है वो क्या करेगा? इंक्रीज़ करेगा और इनके बेसिक करैक्टर डिक्रीज़ करेंगे। बेसिक करैक्टर क्या है? इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सारे लुईस बेसिस हैं। लुईस बेसिस होते हैं जो अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाते हैं। नाइट्रोजन का साइज़ इतना छोटा होता है, उसके ऊपर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। बिस्मिथ का साइज़ ऊपर से नीचे जाएँगे, तो साइज़ बढ़ता जाएगा सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम का जब साइज़ बढ़ता जाएगा, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके आस-पास रह जाएगा। इसको इनकी डोनेट करने की टेंडेंसी जो है वो डिक्रीज़ करेगी, तो बेसिक करैक्टर टॉप टू बॉटम जो है वो क्या करेगा? डिक्रीज़ करेगा। गॉट इट बच्चा? अब हम अनोमलस प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, नाइट्रोजन की अनोमलस प्रॉपर्टीज़ के जो नाइट्रोजन है वो अनोमलस प्रॉपर्टीज़ कैसे शो करता है। यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, बाकी फैमिली मेंबर के कंपैरेटिवली थोड़ी डिफरेंट होती हैं। समझ गए? बाकी फैमिली मेंबर के कंपैरेटिवली थोड़ी डिफरेंट होती हैं, इसे अनोमलस बिहेवियर कहते हैं। अब नाइट्रोजन की प्रॉपर्टीज़ फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ के कंपैरेटिवली थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उसका कारण होता है पहला कि नाइट्रोजन का जो साइज़ है एक्सेप्शनली स्मॉल एटॉमिक साइज़ है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में थर्ड नंबर पे थर्ड हाईएस्ट है। इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई है और इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होते। नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लो 1s2 2s2 2p3 2d तो नहीं ना होता। तो डी ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंट है इसमें। तो उसकी वजह से भी इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। अब हमने ये 4 कारण बताए कि इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं बाकी एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली अपनी ही फैमिली के फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ के कंपैरेटिवली इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो थोड़ी डिफरेंट हैं। तो डिफरेंट है, उसके रीज़न्स बता दिए। अब बताना है कि कौन-सी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। पहली प्रॉपर्टी जो डिफरेंट है, पी-पाई मल्टीपल बॉन्डिंग। नाइट्रोजन इटसेल्फ जो है डायटोमिक फॉर्म में, उसमें नाइट्रोजन के दोनों नाइट्रोजन एटम के जो पी ऑर्बिटल हैं, वो पी-पाई बॉन्डिंग बनाते हैं। मतलब इनके पी ऑर्बिटल जो हैं, अपना एक-एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो जिसको पी-पाई बॉन्डिंग कह देते हैं। ठीक है? तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जो हैं वो वीक वैन डेर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से हेल्ड होते हैं और इनको इजीली हम ब्रेक जब ये मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं रूम टेम्परेचर पे तो ये वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इजीली ब्रेक कर सकती हैं। तो जिसकी वजह से नाइट्रोजन सॉलिड नहीं होता बल्कि क्या होता है गैस एट रूम टेम्परेचर। ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में कि नाइट्रोजन गैस होता है और बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ वो सॉलिड होते हैं। तो उसमें हमने बताना है कि वो उनमें जो साइज़ है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ का बड़ा होता है। तो जब साइज़ ग्रो करता है तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो भी क्या करती हैं ग्रो करती हैं। जब साइज़ ग्रो करता है तो वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी ग्रो करती हैं। जब वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ग्रो करती हैं तो
रूम टेम्परेचर पे कोलाइड करने पे वो ब्रेक नहीं करते और वो गैस की फॉर्म में नहीं बल्कि कौन सी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड। इसलिए फास्फोरस P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड। आर्सेनिक AS4 की फॉर्म में, सॉलिड। एंटीमनी SP4 की फॉर्म में, सॉलिड की फॉर्म में। और बिस्मिथ तो होता ही मेटल है, तो मेटल तो सॉलिड ही होते हैं यूजुअली। ये पहली प्रॉपर्टी थी जो बाकी फैमिली मेंबर्स के कंपैरेटिवली डिफरेंट है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने नाइट्रोजन फैमिली में बतानी है कि नाइट्रोजन की कौन सी दूसरी प्रॉपर्टी डिफरेंट है, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकेज, यानी कि कितना एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और नए बॉन्ड, मतलब कि आपस में, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन 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 10 बॉन्ड भी बना लेते हो, 12 भी बना लेते हो, 20 भी बना लेते हो, 100 भी बना लेते हो। तो लेकिन नाइट्रोजन फैमिली में कैटिनेशन की टेंडेंसी जो है नाइट्रोजन में सबसे ज़्यादा है। ये पता किस पे डिपेंड करता होता है? इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता होता है। अब कार्बन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी, कार्बन इस फैमिली का मेंबर नहीं है, वैसे ही उसको इनके साथ कंपेयर किया गया। कार्बन में जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है 347 किलो जूल पर मोल है, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है। नाइट्रोजन में ये 159 है, तो नेचुरली नाइट्रोजन में कैटिनेशन कार्बन के कंपेरेटिवली तो बड़ी कम होगी, लेकिन आगे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ पे जाएंगे तो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करती जाती है। तो ये ज़्यादा क्या कहते हैं कि आपस में जुड़ नहीं पाते नाइट्रोजन को छोड़ के। नाइट्रोजन तो 3 नाइट्रोजन तक आपस में जोड़ लेता है, और इसकी एक क्लासिकल एग्जांपल है हाइड्रोजोइक एसिड, जिसमें एक हाइड्रोजन 3 नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, और एक अजाइडोइन, अजाइडोइन जो है वो N3 नेगेटिव है। एक नेगेटिव इसलिए क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, एक नेगेटिव बचा, तो 3 नाइट्रोजन है, N3 नेगेटिव। ये अजाइडोइन है। तो अजाइडोइन में हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो हाइड्रोजोइक एसिड बन जाता है। तो इसमें तो कैटिनेशन है। तीसरी प्रॉपर्टी जो इसकी बताएंगे डिफरेंट है, वो है रिएक्टिविटी। नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ है 109 पिकोमीटर है, और इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है जिसको ब्रेक करने के लिए 941.4 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी रूम टेम्परेचर में हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो नाइट्रोजन इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है। फास्फोरस को सिर्फ नाइट्रोजन को 941 एनर्जी चाहिए बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और फास्फोरस को कितनी चाहिए? फास्फोरस के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 213 किलो जूल पर मोल चाहिए। इसका मतलब फास्फोरस जो है वो तो वोलाटाइल है, वो तो बड़ी जल्दी रिएक्ट करेगा, और इतना एक्सप्लोसिव होता है कि इसको तो संभाल के रखना पड़ता है, इसको तो आग लग जाती है। जो येलो फास्फोरस होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बाकी मेंबर्स हैं इसकी फैमिली के, नाइट्रोजन की फैमिली के, वो हाईली रिएक्टिव हैं, पर नाइट्रोजन जो है वो तो इनर्ट है, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जो है उनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड है, बॉन्ड लेंथ बड़ी कम है, तो बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 941.4 किलो पर मोल। गॉट इट? ओके। चौथी प्रॉपर्टी है मैक्सिमम कोवलेंसी। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, और बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं 5 या 6 बॉन्ड भी बना सकते हैं, कि इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। जैसे फास्फोरस 5 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, 6 फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, तो मतलब 6 बॉन्ड बना ही रहा है ना, तो ये अपनी कोवलेंसी को 6 तक एक्सपैंड कर लेते हैं। और नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्डिंग नहीं बनाता, जिनकी वजह से ये ट्राई अल्काइल नाइट्रोजन ऑक्साइड का कंपाउंड, और ये इस तरह के कंपाउंड्स नाइट्रोजन नहीं बनाता, जबकि फास्फोरस डी ऑर्बिटल अपना यूज़ करके ऑक्सीजन के पी ऑर्बिटल के साथ
डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बना देता है। पी का फास्फोरस का डी ऑर्बिटल यूज़ होता है, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल यूज़ होता है और ये डी पाई पी पाई बॉन्डिंग बना देते हैं। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं और नाइट्रोजन जो है वो नहीं बना सकते। नाइट्रोजन बहुत ही आसानी से ट्राई नेगेटिव आयन यानी कि N3 आयन बना देता है, बाकियों को थोड़ी मुश्किल होती है। हाइड्राइड यानी अमोनिया नाइट्रोजन को जो है वो स्टेबल होता है। नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स हैं वो मैं आपको पढ़ाता हूँ। 5 ऑक्साइड इसके होते हैं। दैट विल टेक अप राइट नाउ। ठीक है, वेट। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इनके सिर्फ स्ट्रक्चर्स और इनकी प्रिपरेशन जो है वो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड में हमारे पास नाइट्रोजन वन ऑक्साइड का मतलब है कि इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट वन है। N2O लिखते हैं इसको, ऑक्सीडेशन स्टेट वन है। अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पे आपको डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड मिलता है। ये कलरलेस गैस है और न्यूट्रल है। स्ट्रक्चर आपने लर्न करना है। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये उसके बॉन्ड पैरामीटर्स बताए हुए हैं कि इनकी बॉन्ड लेंथ कितनी है। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ 113 पिकोमीटर है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ जो है 119 पिकोमीटर है और ये लीनियर इन शेप है। ये स्ट्रिक्टली हम जो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपांड कर सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ये मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन करने हैं। सेकंड जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, NO। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 है। इसकी प्रिपरेशन में सोडियम नाइट्राइट को फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट करने पे हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मिल जाता है। ये कलरलेस गैस है, न्यूट्रल है। ये इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये इनके बॉन्ड पैरामीटर हैं और ये लीनियर होता है। ठीक है बेटा, ये लर्निंग पार्ट है तो इसमें कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन फैमिली में पेज नंबर 16 पे हम हैं। हमारे पास जो है थर्ड ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, ये डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है। इसमें एक्चुअली क्या है कि जो 5 ऑक्साइड्स हैं ना, पांचों के नाम याद करने हैं। जैसे ये थर्ड जो है डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हैं। प्रिपरेशन याद करनी है और इनका स्ट्रक्चर याद करना है, और कुछ नहीं याद करना। बॉन्ड पैरामीटर्स की भी कोई इतनी बात नहीं है। तो प्रिपरेशन में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड दे देते हैं। ये ब्लू कलर का सॉलिड है, एसिडिक इन नेचर है। तो डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्डेड है, 3 ऑक्सीजन है। एक चीज़ का ध्यान रखना कि जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा उसके ऊपर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। जो डबल बॉन्डेड है उनके ऊपर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं। अब इसको आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कहीं चेंज कर दो, इसको यहाँ नहीं बनाना यहाँ बना दो, यहाँ नहीं बनाना यहाँ बना दो, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो ऑक्टेट सबका कंप्लीट है। जैसे इसी नाइट्रोजन को पकड़ लेते हैं, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, एक बॉन्ड ये, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 बॉन्ड ये, हर बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 और 2 6 और 2 8। कोई भी नाइट्रोजन पकड़ के देख लोगे तो उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होगा।
बॉन्ड पैरामीटर में अगर आप बॉन्ड एंगल याद कर सकते हो, अगर आपकी ग्रेस्पिंग है बहुत अच्छी तो ज़रूर करो, नहीं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपने ज़रूर करने हैं। चौथा जो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का मेरे पास, वो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेटस में +4 है। ये ब्राउन कलर की एसिडिक गैस है। ये लेड नाइट्रेट से लेबोरेटरी में मिलती है। 673 केल्विन पे हीट करने पे डाई नाइट्रोजन सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें मिल जाता है। इसकी खास बात ये है कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नाइट्रोजन के ऊपर एक ऑड इलेक्ट्रॉन है, जो इसको पैरामैग्नेटिक भी बनाता है, जो इसको ब्राउन कलर भी देता है। बाकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एक बार यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, दूसरी बार इधर डबल बॉन्ड दिखा दीजिए। ठीक है, बॉन्ड अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं, जैसे ये सिंगल बॉन्ड है, अब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये बॉन्ड जो है यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा तो यहाँ पे 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसको नहीं टच करना आपने, don't have to touch this nitrogen. This odd electron is a odd electron. ये बेटा odd electron है आपका। ठीक है, बॉन्ड पैरामीटर्स इज entirely योर चॉइस। ठीक है, ये तो इजी है, चलो ये तो आप कर सकते हो, है ना। अगर कॉम्पिटिटिव कर रहे हो तो फिर तो सारा ही करना है। तो अगर सब्जेक्टिव कर रहे हो तो आप बॉन्ड पैरामीटर्स का जो आप कर सकते हो, जैसे इसमें बॉन्ड एंगल कितने हैं, 105 इधर है, 117 इधर है, 130 इधर है, बॉन्ड लेंथ्स अलग अलग दी हुई हैं, तो यू कैन ग्रेस्प वट एवर यू कैन ईजीली। हाँ, ठीक है, ओके। हमें डराना नहीं है ना आप लोगों को, वी डोंट हैव टू आई मीन डू सच अ वर्क के आप कर ही ना पाएँ और आपको लगे कि ये तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सा सब्जेक्ट है कि हम कैसे करेंगे। सो इसी यहाँ पे ही आया है सिर्फ, और तो कहीं पे आया ही नहीं है ऐसे ना, है ना। बाकी सब जगह पे तो हमने इजीली सारा कंसेप्चुअल पार्ट था तो वो हमने कर ही लिया था। तो ये पेज नंबर 17 है मेरे पास। मेरे पास है डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। पहले हमने NO2 पढ़ा था, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अगर इसको कूल करें तो ये डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बन जाता है, और अगर इसको हीट करें तो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन 2 हैं तो वो सिंगल बॉन्डेड के साथ बॉन्ड बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड के साथ बॉन्डेड है। 4 ऑक्सीजन है, 2 डबल बॉन्ड वाले, 2 सिंगल बॉन्ड वाले। सिंगल बॉन्ड वालों के ऊपर 6 इलेक्ट्रॉन यानी 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाने हैं, तो आप इनको चेंज कर सकते हो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऐसे ही होता है कि जैसे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट कर गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। हाँ, ठीक है, और ये बॉन्ड अगर इधर शिफ्ट कर गया तो यहाँ पे क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। बॉन्ड पैरामीटर इसके बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच है। बॉन्ड एंगल याद कर लीजिए, बॉन्ड लेंथ नाइट्रोजन नाइट्रोजन की याद कर सकते हैं, स्ट्रक्चर इसका प्लेनर है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। ऑक्सीडेशन स्टेट ऊपर वाले में +4 है, वो आपने निकालनी होती है। जैसे ये N2O4 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी निकालनी है, मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपको सिखाई ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी, D&F ब्लॉक में भी सिखाई, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी सिखाई। तो बार बार मैं आपको सिखा रहा हूँ। ये 2x हो गया, +-2 × 4 हो गया, न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0 हो गया। 2x -8 जब उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो x कितना आ गया, +4, तो +4 निकल गया। तो आपको कंपाउंड का फार्मूला पता होना चाहिए, तो वो तो निकल ही जाता है। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो तो निकल ही जाती है। डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड जो है इसका फार्मूला यहाँ नहीं लिखा हुआ, मैं लिख देता हूँ, N2O5। ऑक्सीडेशन स्टेट
+5 है, ये कलरलेस सॉलिड है, ये गैस की फॉर्म में नहीं है, ये लिक्विड भी नहीं है, ये सॉलिड है और एसिडिक इन नेचर है। नाइट्रिक एसिड को फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ ट्रीट करने पे HPO3 और डाइनाइट्रोजन पेंटॉक्साइड मिल जाएगा। इसके और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो डिफरेंस है, इसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन बॉन्डेड थे सिंगल बॉन्ड के साथ। अब एक ऑड ऑक्सीजन आ गई तो बीच में ऑक्सीजन डाल लो, बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है एग्जैक्टली ऐसे ही करना है। ठीक है, जैसे ये बॉन्ड मैं अगर इधर शिफ्ट कर देता हूँ लोन, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएंगे, तो अगले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। बॉन्ड पैरामीटर्स प्लेनर है, बॉन्ड एंगल 112 डिग्री है, ये वाला चाहे रहने देना। बॉन्ड लेंथ 151, तो अगर ये 151 है तो ये भी 151 ही होगी। ये 119 तो ये भी 119 होगी, ये 119 ये भी 119 होगी। आई एम श्योर गाइस यू अंडरस्टूड द लेक्चर। हाँ, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में आपको थोड़ा लर्न करना पड़ेगा, ये तो हर सब्जेक्ट में होता ही है, कहीं ना कहीं पे जाके आपको कभी थोड़ा बहुत याद करना पड़ जाता है। बाकी जो पार्ट था वो सारा कंसेप्चुअल था, वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड द लेक्चर नाइसली। थैंक यू। We call it a day. Love you all. See you tomorrow back with the next lecture of nitrogen family. Nitrogen family is the biggest one. उसके बाद ऑक्सीजन थोड़ी छोटी हो जाएगी, हाइड्रोजन और छोटी हो जाएगी, नॉर्मल गैसेस तो 2 लेक्चर्स में ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो कॉल इट अ डे, गुड डे, लव यू।